हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीटीके में। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 भूगोल विषय का अध्याय 6 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 9 का ही 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं अध्याय। आज 6वां अध्याय है, लास्ट अध्याय है। इसके बाद हम कक्षा 10 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक, बिहार पीजीटी जो टीजीटी और जूनियर प्राइमरी का जो वैकेंसी आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वह आ गया है। 10 फरवरी से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और मार्च महीने में 7 तारीख से, ठीक है, 17 तारीख के बीच में एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट भी मार्च के लास्ट में आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 तक का नोट्स, हैंड राइटिंग वाला मेरा पर्सनल नोट्स लेना चाहते हैं कुछ मिनिमम चार्ज के साथ, तो आप लोग फ़ोन नंबर 70 54 35 12 53 पर व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक होगा एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी जिसको चाहिए वो भी इसी नंबर पे 70 54 35 12 53 पे व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकता है मिनिमम चार्ज के साथ। ठीक, क्योंकि समय कम है, आप लोग डिटेल्स में अध्ययन कर नहीं पाएंगे एक महीने में। ठीक, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना होगा और कुछ बेहतरीन नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं आज अध्याय 6 कक्षा 9 एनसीईआरटी का। ठीक, इसके बाद हम कल कक्षा 10 एनसीईआरटी का ही भूगोल विषय का कक्षा 10 का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करता ही है, वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होता है। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक मानव उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। ठीक है, प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सुनामी, जब किसी घनी आबादी वाले शहर या गांव या शहर को प्रभावित करती है तभी वह आपदा होती है। ठीक, इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उसकी जनसंख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उसकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं एवं उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, यानी उसमें हम पढ़ेंगे लोगों की संख्या कितनी है, वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं परिवर्तन कैसे हुआ, इस बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, यानी उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। अब हम लोग जनसंख्या का आकार एवं वितरण यानी पहला देखने जा रहे हैं, भारत की जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या का आधार वितरण। ठीक, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी, यानी 12.106, यानी 1 अरब 21 करोड़। ठीक है, भारत की जनसंख्या थी 2011 तक। विश्व की कुल जनसंख्या का यह 17.5% था। यह भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी समस्त भूभाग, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% जो भारत का क्षेत्र है के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए, यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा। थोड़ा हम लोग जनगणना के बारे में जान लेते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है।
भारतीय जो जनगणना सांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। भारतीय जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी या अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं? आगे देखते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। भारत की आधी आबादी यानी जो 1 अरब 21 करोड़ लोग हैं, वह के उसके आधे लगभग 60 करोड़ लोग 5 राज्यों में निवास करते हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या के केवल 5.5% है। भारत जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? तो आप लोग जान ही रहे होंगे कौन कौन कारण है। स्थल है, ठीक है, जलवायु है, उसके साथ साथ भूमि है, ये सब सारे हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण ये देखते हैं। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। तो जनघनत्व किसे कहते हैं? आप लोग नोट कर लेंगे। प्रति इकाई क्षेत्रफल, वह क्षेत्रफल, ठीक है, 1 मीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर हो सकता है, 200 किलोमीटर हो सकता है, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। आगे देखते हैं। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनघनत्व याद कीजिए, ठीक है। आप लोग जानते हैं पूरे विश्व में अगर देखा जाए बड़े देशों में, अब छोटे छोटे जो देश हैं उसको छोड़ के बड़े देशों में बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी, ठीक है, 19 करोड़ 90 लाख थी। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्रों के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, ठीक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनघनत्व का वितरण दर्शाया गया है, ठीक। देख लीजिए, ये जनसंख्या राज्य वाइज जनसंख्या यहाँ दर्शाया गया है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, पूरे देश का, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 6%, ऐसे ही जनघनत्व है। अब यह जनसंख्या घनत्व है, इस मैप में दर्शाया गया है 2011 में के अनुसार, ठीक। तो देखिए, ये जो है 1000 से अधिक जनघनत्व वाला राज्य दर्शा रहा है। ये 750 से 1000 के बीच, पीला वाला 500 से 750 के बीच, और थोड़ा सा, ठीक है, 250 से 500 के बीच, हरा वाला 250, ठीक। धानी कलर जो है 250 से 500 के बीच दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक, ये वाले दो राज्य बिहार पश्चिम बंगाल, ये दोनों कितना दर्शा रहे हैं? 1000 से अधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं दो। और फिर 2 राज्य उत्तर प्रदेश और केरल, ठीक है, इनकी जो जनघनत्व है वह 750 से 1000 के बीच में है। देखिए यहाँ पे मैप देखिए, ये, ठीक है, भगवा कलर जो है वह दिखा रहा है 1000 से अधिक जनघनत्व वाला 2 राज्य है, बिहार और पश्चिम बंगाल। उसमें से बिहार भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला है। अगर राज्य में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश छोड़ के। आगे हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राष्ट्र बना, ठीक। और 5/8/2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन हम लोग देखते हैं। जनसंख्या एवं परिवर्तन जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या वितरण एवं वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रिया से होता है। कौन की जनसंख्या में परिवर्तन की 3 प्रक्रिया से होता है? कौन कौन? जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास, इन तीनों के आपसी संयोजन के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब जनसंख्या वृद्धि हम लोग देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ
किसी विशेष समय अंतराल में जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि दर तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले ही जनसंख्या 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ये जनसंख्या का वृद्धि 1991 से 2001 के बीच। देखिए ये 1961 से 1900, ठीक है, 1961 के दशक में वृद्धि दर कितना था? 21.64। 1961 से 71 के बीच में 24.8। 1971 से 1981 के बीच में 24.66। 1981 से 1991 के बीच में 23.87। ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर है। 1991 से 2001 के बीच में 21.54 और 2001 से 2011 के बीच में 17.64 है। ठीक है, प्रति दशक वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर है। ठीक, तो अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कब था तो 1961 से 1971 के बीच में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर था। ठीक है, और सबसे इधर कम वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में। तो 1961 से 71 दशक के बाद लगातार जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर घट रहा है। आप लोग इस मैप से देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए भारत की कुल जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच में, देखिए 1991 से 2011 के बीच में दिया हुआ है। 2011 में यानी 1 अरब 21 करोड़ था, और जबकि 2001 में, ठीक है, कितना था? 1 अरब 2 करोड़ था। ऐसे ही आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रति वर्ष 2% वृद्धि। यहाँ हम लोग देखते हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम एवं दर। ठीक, तो यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पे दे रखा है। वहाँ पे हम लोग दशकीय वृद्धि दर देखें। अब हम लोग वार्षिक वृद्धि दर देखें तो 2011 में वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 1.64, जबकि दशकीय वृद्धि दर जो था वो 17 कुछ था। ठीक है, यहाँ पे देख 17.64 था और वार्षिक वृद्धि दर 1.64 था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रिया हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवाह। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? तो जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसी को जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। मान लीजिए किसी वर्ष में अगर 10 लोग जन्म लिए, ठीक है, और 8 लोग उसमें से मर गए, तो बचे कितने? 2 लोग। तो यह क्या हुआ? जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर हुआ। ठीक है, तो अगर यह प्लस में है तो प्लस धनात्मक वृद्धि हुआ। अगर मान लीजिए 8 लोग पैदा हुआ, 10 लोग यहाँ पे मर गए, तो -2 हो जाएगा, तो ऋणात्मक वृद्धि दर हो जाएगी। ठीक है, तो जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है? जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में जो अंतर होता है उसी को जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर एवं मृत्यु दर से अधिक रहा है। ठीक है, भारत में जन्म दर जो रहा है वह मृत्यु दर से हमेशा अधिक रहा है। हम लोग आगे देखते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो पूछ देगा एग्जाम में, भारतीय जनसंख्या में वृद्धि दर का प्रमुख कारण क्या है? तो वह है मृत्यु दर में तेजी से गिरावट। 1980 में देखते हैं। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि दर का तीसरा घटक है प्रवास, यानी लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में चले जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक होता है और
अंतर्राष्ट्रीय होता है। यानी देश के अंदर अगर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान से जा रहे हैं तो उसको आंतरिक प्रवास कहेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है एक देश से दूसरे देश में जाके बस जाना, ठीक है। आंतरिक प्रवास जो होता है जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। आंतरिक प्रवाह जो होता है वो जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं रहता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। यानी पूरे भारत में जो 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या 2011 में थी, उसमें आंतरिक प्रवास आया जाए उस अपने देश में ही करे तो उसमें भारत की जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक राज्य में वह घट बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि मान लिए यूपी, बिहार, झारखंड, इस सब के लोग कहाँ पे जाते हैं अधिकतर कमाई करने के लिए? मुंबई, ठीक है, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ सब जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, ठीक। लिंगानुपात को भी प्रभावित कर देते हैं, लेकिन देश की जनसंख्या पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। जो भारत में प्रवास होता है वह अधिकतर प्रवास क्या होता है? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं, ठीक है। अपकर्षण कारक में क्या क्या आता है? एक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, ठीक, तथा नगर अभिकर्षक प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाते हैं। तो जनसंख्या प्रवास के दो कारक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। एक अपकर्षण कारक और एक प्रतिकर्षण कारक। अपकर्षण कारक क्या होता है? मान लीजिए बेरोजगारी, भूखमरी, ठीक है, सूखा, बाढ़, ये सब अपकर्षण कारक। अब प्रतिकर्षण जो खींचते हैं अपनी ओर, ठीक है, जैसे रोजगार के साधन, ठीक, उच्च स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, उच्च परिवहन व्यवस्थाएं, यह सब अपकर्षण, यानी इसको अभिकर्षण भी, अपकर्षण को अभिकर्षण भी कहा जाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय जन प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर 31.8% हो गई, ठीक है। यानी भारत की नगरीय जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। 2011 में नगरीय जनसंख्या, ठीक है, 31.8, यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है, 31.16 है, बहुत जगह 31.16 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 31.8 दिया हुआ है। अगर आप लोग फिर अभी कक्षा 12 के NCERT देखेंगे तो 31.16 उसमें दिया हुआ है। एक दशक यानी 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। यानी 2011 में 10 लाख से अधिक नगरों की संख्या 35 थी, 2001 में 35 थी, जो 2011 में बढ़ के कितना हो गई? 35। हम लोग अब आयु संरचना देखते हैं। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती हैं। किसी राष्ट्र की आबादी को समांतर 3 वर्गों में बांटा जाता है। कोई भी राष्ट्र हो, वहाँ की आबादी को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? पहला, बच्चे समानतः जो 15 वर्ष से कम वाले होते हैं, ठीक है, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। बच्चे जो होते हैं या आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होता है तथा उनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा जो होता है वह होते हैं वयस्क, यानी 15 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को क्या कहते हैं? वयस्क के श्रेणी में रखा जाता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। तो कार्यशील वर्ग जो जनसंख्या है वह कितनी उम्र से कितनी उम्र के बीच है? तो 15 से 59 वर्ष के बीच में है, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं वह 15 वर्ष से कम 15 वर्ष से जो कम एज के लोग होते हैं वह बच्चों की श्रेणी में आते हैं। उनको क्या चाहिए? वस्त्र, भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, ठीक। लेकिन 15 से 59 वर्ष के बीच जो लोग होते हैं वह वयस्क के श्रेणी में आते हैं। वह क्या होता है? जैविक एवं आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं, ठीक है। यह जनसंख्या के कार्यशील वर्ग होता है, यह काम करने वाले लोग होते हैं। एक होते हैं तीसरा वृद्ध, यानी 59 वर्ष से अधिक उम्र के लोग।
ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, यानी किसी भी भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ठीक, लेकिन यह कार्य स्वैच्छिक रूप से कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं उम्र संरचना। अब देखिए, ये जो है वयस्क के लोग हैं 58.7%। ठीक है, ये देखिए जो नारंगी कलर वाला है, सबसे ज़्यादा भारत में वयस्क जनसंख्या है 58.7%, 2011 जनगणना के अनुसार। जबकि बच्चे जो हैं यानी 15 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, 34.4%, जो पीला रंग है। ठीक है, अब वृद्ध भारत में कितने थे 2011 के अनुसार, यानी 59 वर्ष से अधिक आयु वाले वह थे 6.9%। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं लिंग अनुपात। देखते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1991 से 2001 के बीच के लिंग अनुपात को 6.2 में दर्शाया गया है। ठीक, अब देखिए 6.2 है। 1991 में भारत में लिंगानुपात 946 था। 1961 में घट के यह 941 हो गया। 1971 में और घटा 934 हो गया। फिर 1981 में थोड़ा बढ़ा 934 हो गया। 1971 में 930 था। फिर 1991 में घट के 929 हो गया। 2001 में फिर क्या हुआ, बढ़ के 933 हो गया। फिर 2011 में बढ़ के यह 943 हो गया। यानी 1991 से, ठीक है, लिंगानुपात लगातार बढ़ रहा है। देखिए अब जो जनगणना का रिपोर्ट 2024 में ही प्रकाशित होगा, जो 2021 वाला, देखते हैं उसमें लिंगानुपात घटता है या बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, 1084 है। जबकि पुडुचेरी में 1000 पे, ठीक है, 1000 महिलाओं पे, सॉरी 1000 पुरुषों पे 1038 महिलाएं हैं। जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों पे केवल 866 महिलाएं हैं। जबकि हरियाणा में 1000 पुरुषों पे केवल 877 महिलाएं हैं। इस प्रकार की विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य में क्यों है, ये सब हम लोग अभी जानेंगे। ठीक, साक्षरता दर देखते हैं। साक्षरता किसी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख कर पढ़ सकता है, उसे साक्षर श्रेणी में रखा जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, साक्षरता कितने वर्ष के आयु से अधिक लोगों की श्रेणी मतलब आता है। तो 2011 जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार एक जो व्यक्ति हो जो जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो, जो किसी भी भाषा में लिख पढ़ सकता हो, ठीक है, उसे साक्षर श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73.4 था, इसमें से 73 लिखा हुआ है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं की साक्षरता जो थी वह 64.64 थी, सॉरी 6% थी। साक्षरता दर इस प्रकार का अंतर क्यों है, इसको जानने की आवश्यकता है। सामाजिक संरचना देखा जाए, आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसाय को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसाय को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक जो होता है, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन आदि शामिल किया जाता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत क्रियाकलाप के अंतर्गत उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवा शामिल होता है। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, भारत क्या है, एक विकासशील देश है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राथमिक क्रियाकलाप यानी खेती, ठीक है, पशुपालन,
वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन आदि में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग कृषि कार्य में कार्य करता है। ठीक है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में लोगों का जो अनुपात है वह 13 और 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य देखा जाए, स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1991 में प्रति हजार 25 थी, 2001 में घटकर केवल रह गई है 7.2। ठीक है, औसत आयु जो 1991 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2011 में, यहाँ 11 होना चाहिए, 67.9 हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को ही उपलब्ध है। ठीक, इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा ही हल किया जा सकता है। अब हम लोग किशोर जनसंख्या देखते हैं। भारत में जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। यह भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्रातः भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा उसमें सुधार के द्वारा ही उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1992 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, तो आप लोग से पूछ सकता है एग्जाम में, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1952 में। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन के एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 और किशोर। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भाधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानों उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के लिए कानून को सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम में शक्ति प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर के। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, यह जो बहुविकल्पी होते हैं एनसीईआरटी के जितने भी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट यही बहुविकल्पी आ जाता है, तो लोग अगर बुक नहीं पढ़े रहते उसको सही नहीं कर पाते। तो आप लोग अगर बुक पढ़ लेते हैं तो इस बहुविकल्पी को ज़रूर सही कर पाएंगे, नहीं पढ़ते हैं तो नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए पहला इसमें है क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो इसका राइट आंसर है ग, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या में वृद्धि एक बहुत ही बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो यह है उच्च जन्म दर। ठीक है। आगे तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ख, प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, अभी हम पढ़ा है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ठीक। तो ये था एनसीईआरटी कक्षा 9 का लास्ट चैप्टर जनसंख्या वाला। ठीक। हम लोग कल से कक्षा 10 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। यह जो हम एनसीईआरटी पढ़ा है बिहार पीजीटी टीजीटी, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी सबके लिए उपयोगी है। अगर आप लोग बिहार स्पेशल टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीडियो है। अगर आप लोग बिहार टीजीटी पीजीटी भूगोल विषय का एससीईआरटी का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70, ठीक है, 54 35 12 53 पे मैसेज करके कुछ मिनिमम चार्ज देकर प्राप्त कर सकते हैं। यह नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और ये जो नोट्स है मेरा स्वयं बनाया हुआ नोट्स है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो भी समाहित रखेंगे। ठीक है। और जो भी बहुविकल्पी इसमें क्वेश्चन है इसके भी उत्तर आपको ढूंढने की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब मिल जाएंगे। ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा होगा। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।